दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है, यानी 1857 और उसके बाद की स्थिति और परिस्थिति का इस अध्याय में आप अध्ययन करेंगे। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और इस स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे। परिणाम का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पर इस स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों के बारे में इस अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं और यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। अब आइए देखते हैं नीतियां और लोग। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव आपने स्पष्ट रूप से पिछले अध्यायों में पढ़ा है। और इन नीतियों में क्या था दोस्तों, ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की इन नीतियों में राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों यानी हर वर्ग पर, समाज के हर वर्ग पर सब तरह के असर पड़े। और जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती थीं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थीं, उनका लोग विरोध भी करते थे और अनेक विद्रोह इस कारण से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोहों का सामना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को करना पड़ा था। पहला है नवाबों की छिनती सत्ता। दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट का मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि जो राजा के दरबार में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्चाधिकारियों को करता था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन दोनों निवेदनों को ठुकरा दिया था। देखिए अवध की रियासत बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय। तो अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से ही एक थी और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, यानी कुशासन का आरोप लगाते हुए शासन को दुरुस्त या ठीक ढंग से चलाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। लेकिन कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो ये था राजाओं और नवाबों पर जो प्रभाव पड़ा 1857 के विद्रोह के समय, वो था। और दूसरा असर किसान और सिपाहियों पर क्या पड़ा। दोस्तों गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, ऐसा आप जानते हैं। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज लेते थे, उस कर्ज को लौटा नहीं पाते थे। उसके बाद उनकी कई कई पीढ़ियां अपनी ज़मीनें जो है एक तो उनको गिरवी रख देते थे या उनका कर्ज नहीं चुका पाते थे।
कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। उनकी असंतोष की वजहें क्या थीं? तो वे अपने वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनको धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। दोस्तों, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ऐसा क्यों था? तो समुद्र पार न जाने का कारण ये था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा सिपाही गांवों की हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार और गांवों में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब देखिए सुधार की प्रक्रिया। तो सुधारों की प्रक्रिया ये हुई कि अंग्रेज़ों को लगता था भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकना और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। और बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया आदिवासी और किसान विद्रोहों में स्पष्ट रूप से झलकती थी। दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इसमें कई प्रकार के समाज सुधारक जो थे इस प्रक्रिया में शामिल थे। अब जनता की नज़र से इसके बारे में देखा जाए तो दोस्तों, उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या सोचते थे लोग। यहाँ पर एक विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास, ये उनका एक बुक है, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर देखिए 84 नियमों की सूची। महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं और धर्म युद्ध की तारीख तय कर ली गई है और मेरठ की छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई थी। इसके अलावा दूसरा स्रोत जो है उसमें ये कहा गया है कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे।
अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी है। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो ये देखिए, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। दोस्तों, स्रोत 2 का अंश जो है कि संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिडेंट के लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस दिए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने पर मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत की। ये जो स्रोत है या अंश है सीताराम पांडे की बुक फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार से लिया गया है। अब दोस्तों आइए देखते हैं किस प्रकार से जो सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ आंदोलन ये जन विद्रोह बन गया था। तो सैनिक विद्रोह किसे कहते हैं? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। दोस्तों, शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे भी कुछ करना चाहते हैं और इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए कुछ लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत या विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से यह शुरू हुआ आंदोलन सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबके के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कैवेलरी लाइनों में युद्ध चल रहा है और 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा था। अब आइए देखते हैं मेरठ से दिल्ली तक। चूँकि ये विद्रोह की शुरुआत मेरठ के छावनी से हुई थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये घटना 9 मई 1857 की है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। फिरंगी दोस्तों, इनको विदेशी कहा जाता है और इस शब्द में अपमान का भाव आता है।
दोस्तों, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद तथा आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, ये जो मेरठ और बैरकपुर से फैला विद्रोह अब फैलने लगा। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बे और गांव में भी लोग बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर के पास से उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया गया और बिरजिस कादिर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है, अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ हैं, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ है।
दोस्तों, कंपनी का पलटवार, ये विद्रोह बहुत दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए और विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे और जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह से विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर देखिए चित्र में अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। दोस्तों, विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ? दोस्तों, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने कुछ अहम बदलाव किए थे अपने शासन प्रणाली में। पहला ये था कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल या कैबिनेट के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो पहला असर 1857 का ये पड़ा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन ब्रिटिश क्राउन में चला गया। दूसरा परिणाम ये हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत को अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा ये था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि विद्रोह से अंग्रेज भयभीत थे और उन्होंने अपनी नीति बनाई कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं। इसके अलावा चौथा अंतर ये पड़ा कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा और अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के प्रमुख जो केंद्र थे उसमें मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर और ये सब केंद्र उत्तर भारत में विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये अध्याय तो अब समाप्त हो गया जिसमें आपने देखा कि जनता किस प्रकार से विद्रोह करती है। 1857 के विद्रोह, जनता और कंपनी के शासन पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी उसके क्या व्यापक प्रभाव पड़ा भारतीय जनमानस पर और ब्रिटिश शासन पर 1857 के विद्रोह का।
इसके बाद आइए देखते हैं अन्यत्र। परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। दोस्तों, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। ये विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीबों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ताइपिंग विद्रोह। हांज जिवाकुंग ने धर्मांतरण करके ईसाइयों को जो है कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध धर्म आदि के परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा और जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन और जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी तथा चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए क्विंग साम्राज्य के बादशाह की काफ़ी मदद की। इसके अलावा दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी उसके परिणामों में एक था कि अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ, जब जनता को ये विश्वास हो गया कि वे अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये भी माना जाने लगा कि भारतीयों के सामाजिक स्थितियों या सामाजिक व्यवहार, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये था 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का 5वां अध्याय। इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम अंडरलाइन करते हुए चले थे, आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए भी यहाँ से एक प्रश्न है, उसके पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि 1857 के क्रांति के प्रमुख परिणाम क्या हुए। अंतिम पृष्ठों में हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।